हेलो स्टूडेंट्स, मी महेश और आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम आज कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड 4 इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, 4 जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं किसी भी मैकेनिज्म में, कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 4 इफेक्ट हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट था लास्ट लेक्चर का, उसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी किया। ठीक है, उसमें हमने होमोलाइटिक फिजन भी देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन भी देखा था। अब आज इस लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले, जो कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, राइट। और इसके बाद इफेक्ट देखने वाले, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्यों मूव होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। अब देखो, पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ये तो आपको पता है। सिर्फ इतना समझ लो, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो। ठीक है, अगर आप नीचे देखो तो ये वाई मतलब कोई भी एटम, और ये इसको लगे हुए ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, राइट। अब इस रिएक्शन में या फिर इस मैकेनिज्म में ये जो एरो है इधर से इधर मूव करता है। एरो की पोजीशन या फिर एरो का हेड देखो यहाँ पे। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ से हो रही है? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर मूव हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर ऐसी मूवमेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे हो रही है, हम एरो देख के बता सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन एक नहीं होता, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो जाए तो पूरा का पूरा बॉन्ड मूव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, तो मूवमेंट होने के बाद ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। इतना समझ में आया? मूवमेंट कैसी हुई? इस तरह से मूवमेंट हुई तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर हो गया। तो ये होता है पहला टाइप। ठीक है, ओके। अब आते हैं टाइप बी पर। बी में देखो, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। ठीक है, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। अब ये वाई कोई भी एटम और ये पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मूवमेंट देखो कहाँ से हो रही है। मूवमेंट इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस एटम पर, राइट। अब एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रही है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे अगर आपने देखा तो वाई पर 2 डॉट्स है। 2 डॉट्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक लोन पेयर। ठीक है, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दिया। तो मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है, कुछ कुछ रिएक्शन में, कुछ कुछ मैकेनिज्म में ऐसे भी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मूवमेंट हो गई पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, राइट। देन नेक्स्ट सी, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम एटम। अब एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एटम के ऊपर जो लोन पेयर होंगे उन्हीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो एटम के इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए हैं, लेकिन बचे हुए इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर हम जिसे कहते हैं, उनसे ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरह से। अब ये गए कहाँ पर? इस बॉन्ड पर गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या तैयार होगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। तो ये 3 तरह के, जनरली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपको पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब और एक हमने देखा था होमोलाइटिक फिजन में। होमोलाइटिक फिजन में हमने फिश हुक एरो देखा था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है। ये होमोलाइटिक फिजन था ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी, ये कोई भी एक कंपाउंड है, यहाँ पे अगर हीट कर दी या फिर फोटोलाइट, ठीक है,
तो इसमें हमने फिश हुक एरो कैसे देखा था कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसे भी रिएक्शन होती है। इसे हम फिश हुक एरो कहते हैं और यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से भी रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो यहाँ तक हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का क्या महत्व होता है या फिर कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। देखो, हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो देखी, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ही मूव क्यों होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के ऊपर ही क्यों जाता है या फिर एटम के ऊपर ही क्यों जाता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। तो ये हम इस लेक्चर में या फिर इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के 4 इफेक्ट्स होते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। यही 4 इफेक्ट आपको हर रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, देन नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हुए चलते। पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन देखो। पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन प्रेजेंट इन एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, डेफिनेशन से कुछ समझ में आया। इनका कहना ये है कि एक बॉन्ड में पोलराइजेशन प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके एडजेसेंट बॉन्ड की पोलराइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ उस पर इफेक्ट होता है, उससे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, हम यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे होता है हमारा कार्बन और यहाँ पे मैंने लिया फॉर एग्जांपल फ्लोरीन लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट समझने से पहले हमें पोलराइजेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा, राइट। अब मुझे बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है या फिर फ्लोरीन की? फ्लोरीन जो कि हैलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। अब हमें इन पर पार्शियल चार्जेस देने पड़ेंगे, पार्शियल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर आएगा डेल्टा प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई भी कोवेलेंट जो बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये पूरा कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड में क्या होता है, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज़्यादा है ये हमें देखना पड़ता है। इसी से पोलराइजेशन होता है। ये जो ऊपर हमने डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस लगाए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है और कार्बन की तरफ कम है। इसी की वजह से हमने कार्बन पर दिया है डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पे दिया है डेल्टा माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतनी बात यहाँ पे समझ लो, इंडक्टिव इफेक्ट में यही इंपॉर्टेंट है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने खींचे और इसे हम ऐसे दिखाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, इस तरह से फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे और ये कार्बन जो होता है वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब इसको मैं और एक कार्बन अगर लगा दूँ इस तरह से, तो ये जो फ्लोरीन क्या करता है, उस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। हालांकि उसकी ताकत वहाँ पे कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ से भी वो खींचेगा इस तरह से, और उसे हम डेल्टा प्लस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ इतना यहाँ पे समझ लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, और बाकी के जो अटैच एटम होंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उन पर आएगा डेल्टा प्लस और इस पर आएगा डेल्टा माइनस। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम एक्चुअल इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना। अब यहाँ पे देखो नीचे, फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, Cl होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उस पर दिया है डेल्टा माइनस। उसने क्या किया, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। ठीक है, इस पर आया डेल्टा प्लस।
अब क्लोरीन की कुछ ना कुछ ताकत यहाँ भी लगती है, तो ये फिर से इससे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो इस CH3 पे आया डेल्टा डेल्टा प्लस। ठीक है, तो डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आया। पोलराइजेशन इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन प्रेजेंट इन एडजेसेंट बॉन्ड, यहाँ पे देखो एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इस इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो हम आई से दिखाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम माइनस आई कहते हैं। ठीक है, तो उसी के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ऐसे दो टाइप्स पढ़ते हैं। अब देखो, जितने भी हैलोजन्स होंगे वो कार्बन के साथ अगर लगे हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। CN नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो वो भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। COOH ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो वो भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। COOR मतलब स्टर, OC6H5 ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और उसी को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन्स में एग्जांपल आता है CH3। CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है किसी भी कार्बन को। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह एक्ट करता है। या फिर C2H5, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, ये एरो का मतलब क्या है, ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ओके, तो जिस तरफ एरो होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जो भी डोनेट करता है उसका एरो इस तरह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐसे होते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब आपको सबको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है, कैसे होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर? ये इस तरह से होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर, राइट। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 134 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये जो बेंजीन होगा, ये बेंजीन 154 का बॉन्ड भी दिखाएगा और 134 पिकोमीटर का बॉन्ड भी दिखाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखा गया या फिर अच्छी तरह से इस पर रिसर्च हुआ, तो ये बेंजीन क्या करता है, ना तो 154 पिकोमीटर का बॉन्ड दिखाता है, ना ही 134 पिकोमीटर का बॉन्ड दिखाता है। ये बेंजीन सारे के सारे एक ही बॉन्ड लेंथ दिखाता है जो कि 139 पिकोमीटर की होती है। ठीक है, बीच वाला बॉन्ड लेंथ वो दिखाता है, और उसमें भी दो बॉन्ड लेंथ नहीं दिखाता, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड लेंथ दिखाता है, मतलब सभी के सभी बॉन्ड्स सेम दिखाता है। तो इसी से आई रेजोनेंस की कंसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये जो सारे के सारे बॉन्ड है वो सेम होते हैं, इसका मतलब ये कुछ इस तरह से ये बॉन्ड रेजोनेट करता है। ठीक है, और रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होता है रेजोनेंस। ओके, यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स है, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिर्फ इसका रोटेशन हमने वहाँ पे देखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो दो स्ट्रक्चर्स है बेंजीन के, इन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, इस सेकंड एग्जांपल में भी सेम, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन मतलब
यहाँ पे एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, सेकंड में सिंगल बॉन्ड, फिर भी ये क्या करते हैं, फिर भी ये सेम टाइप के बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बॉन्ड लेंथ नहीं दिखाते, ये सेम टाइप की बॉन्ड लेंथ को शो करते हैं। तो इसलिए ये भी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। और इनका रेजोनेंस कैसे होता है, अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। ये ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसका मतलब इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो मूव कैसे करता है, ये इस तरह से मूव करता है और ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ से कहा गया यहाँ तक, ये बीच में क्या तैयार हुआ, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में ना तो बॉन्ड ब्रेक हुआ ना ही कोई बना। ठीक है, नाइट्रोजन में यहाँ भी 4 बॉन्ड थे, यहाँ भी 4 बॉन्ड थे, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये दो होते रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। ओके, इसी के तौर पर आता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आपको रेजोनेंस पता चला ना, रेजोनेंस अच्छे से समझ में आया। अब इसी के तौर पे ये आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है या तो इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स और बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, इसमें आते हैं 2 इफेक्ट्स। पहला होता है प्लस आर इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 इफेक्ट देखे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। उसी की तरह सेम इसमें भी 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जिसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, उससे हम माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी रेजोनेंस इफेक्ट को ही मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इस प्लस आर की जगह हम प्लस यम इफेक्ट या फिर माइनस यम इफेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं पहला इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही मूव होते हैं और जो भी एटम अटैच होता है उससे दूर जाते हैं। अभी आगे आपको एग्जांपल जिस तरह से हम एक एक लेते हुए चलेंगे उस तरह से आपको समझ में आने लग जाएगा। राइट, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल एनिलीन का एग्जांपल है। एनिलीन मतलब बेंजीन को NH2 ग्रुप और नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये बीच वाला जो एरो होता है उसे हम रेजोनेंस एरो कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में हम इस तरह से 2 तरफ एरो लगाकर ये बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एरो। ये होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये पूरे रिंग में कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर गया, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम से इस बॉन्ड पर गया और ये बॉन्ड, ये जो अंदर वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये इस तरह से ब्रेक हुआ। ठीक है, पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ। अब इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर में देखने वाले, ये किस तरह से मूवमेंट हुई। ये 2 बॉन्ड जो है वो वैसे के वैसे, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ये 2 बॉन्ड मैंने वैसे के वैसे यहाँ पर लगा दिए और बाकी क्या लिखना है हमें, यहाँ पर हमें एक और बॉन्ड ऐड करना होगा और यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए इस एटम पे गए, इस कार्बन पे गए, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुई। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास वैकेंसी हुई। वैकेंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज। और हम इसे रोटेट कर सकते हैं और हम इसे कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये निगेटिव चार्ज अब किस तरह से कॉन्जुगेट होगा, इस बॉन्ड पर गया और ये बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेशन में गया। ठीक है, तो ये इस बॉन्ड को हमने कुछ किया, इस बॉन्ड को हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये बॉन्ड वैसे का वैसा, और ये NH2 और ये प्लस, इसको भी हमने कुछ नहीं किया, तो वो भी बॉन्ड वैसे के वैसे। अब ये जो निगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड के ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड प्रिपेयर होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज। राइट, अब नेक्स्ट फिर से कॉन्जुगेशन में जाते हैं।
ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज इस तरह से कॉन्जुगेट हुआ और ये जो पाई बॉन्ड है इस तरह से ब्रेक हुआ। ठीक है, बाकी का हमने कहीं पर भी हाथ नहीं लगाया, तो यहाँ पे NH2 पे पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसा, और ये जो बॉन्ड है ये वैसे का वैसा। ओके, अब जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, इसका मतलब यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर निगेटिव चार्ज इस एटम पर इस तरह से शिफ्ट हुए। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, टोटल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। अब किसी एटम में मतलब जिस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के नंबर्स बढ़ते उस तरह से उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस पर 4 है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर्स 5 भी होते हैं, 6 भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स में। ठीक है, तो उनमें स्टेबिलिटी उस तरह से इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे प्लस और इफेक्ट कौन कौन से एटम्स दिखाते हैं या फिर ग्रुप्स दिखाते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले। हैलोजन्स, ठीक है, हैलोजन्स के पास हमें ये बात पता है, हमें हैलोजन्स के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, हर एक हैलोजन्स के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, राइट। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है, क्लोरीन हो या फिर फ्लोरीन ब्रोमीन, किसी के भी पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दिखाता है प्लस आर इफेक्ट। उसके बाद OH के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, डोनेट करता है। OR, ये भी OCOR, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH2 में जो कि हमने ऊपर एग्जांपल देख ही लिया है, उसमें भी होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो दिखाता है प्लस आर इफेक्ट। तो देखो, एक तो हमने प्लस आर इफेक्ट देख लिया, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखने वाले हम माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टूवर्ड्स द एटम अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज माइनस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट, राइट। यहाँ पे भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने वाले। पहले वाला स्ट्रक्चर देख लो आप, ये होता है ये होता है किसका स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, राइट। अब हमने क्या किया था, हमने इस एटम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था। अब ये जो ग्रुप या फिर ये जो एटम, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब ये कैसे करता है, देख लो, ये इस तरह से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, बाकी हमने ये बॉन्ड को कुछ नहीं किया, तो ये वैसे कि वैसे, और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देखो अच्छी तरह से, ऑक्सीजन पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी मतलब यहाँ पे भी 4 बॉन्ड थे, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैसे का वैसा, राइट। और अब मुझे बताओ, ये जो कार्बन, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन मिले नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या फिर शिफ्ट हुए, इसलिए यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल सभी रिंग में डीलोकलाइज होगा। अब ये कैसे होता है, देखो, ये डबल बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है। ये अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ तो इसके बीच में बॉन्ड बनता है ऐसे, और ये पहले वाला बॉन्ड तो वैसे का वैसा, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वैसे का वैसा, यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, ओके, बीच में बॉन्ड बना, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। अब फिर से डिलोकलाइज होगा, कैसे, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है, और बाकी का मैं लिख लेता हूँ वैसे के वैसे रहने वाले, ये ऐसे निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड इस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे मैंने दिया डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके एग्जाम्पल से आप देख लो, COOH, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CHO, कार्बोनिल, CN, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, और NO2, जिसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट।
यहाँ पे देखते हैं एक प्रॉब्लम, विच ऑफ द टू NO2 CH2 CH2 O minus और CH3 CH2 O minus is expected to be more stable and why। दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो CH3 CH2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, और NO2 CH2 CH2 O माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक जो पहले वाला जो है उसमें NO2 है ग्रुप, और दूसरा जो है उसमें हाइड्रोजन एज अ ग्रुप है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाना चाहिए। देखो एक बात तो समझ लो कि जितने भी नेचर में या फिर केमिस्ट्री में जितने भी एटम्स या फिर कंपाउंड्स होंगे वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, राइट। स्टेबल मतलब ना तो किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ना तो किसी के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब स्पेसीज न्यूट्रल होने की कोशिश करती है, और जो ज़्यादा न्यूट्रल होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस एग्जाम्पल में NO2 जो ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना तो ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होने वाली, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा दूसरे एग्जांपल में, तो CH3 क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास अगर आ जाए तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और CH3 उसको और प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अनस्टेबल होगा। और नाइट्रोजन, पहले एग्जांपल में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब उसको स्टेबल कर रहा है, ऑक्सीजन को स्टेबल कर रहा है। सो दैट्स वाई फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ -I इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें फॉर एग्जांपल CH3 CH2 प्लस। ठीक है, हमने कार्बोकैटन में कौन सा कार्बोकैटन किससे ज़्यादा स्टेबल है ये देखा था। अब वो क्यों होता है ये इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टडी करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, उसके बाद कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी भी हम देखते हैं। देखो, कार्बोकैटन के पास MTP ऑर्बिटल होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड इन प्लेन डिलोकलाइज्ड इनटू MTP ऑर्बिटल। यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल या फिर डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे देखो, कार्बोकैटाइन 2 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये होता है MTP ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे दूसरा CH3 जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन ये वाले MTP ऑर्बिटल से अगर एक प्लेन में आ जाए, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस MTP ऑर्बिटल में ऐड कर देता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप देख सकते हो। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस MTP ऑर्बिटल में ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है फिर, देखो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हुए, इस तरह से शिफ्ट हुए, तो H+ साइड हो गया और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, राइट। ये H+ यहाँ पे साइड हो गया और बीच में डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो गया, इसे हम इथिन कह सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये पहले वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं और भी इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसे, देखो, पहले वाला स्ट्रक्चर वैसे का वैसा हम लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसके ही और स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, मतलब एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। यहाँ पे मैं दूसरा भी कर सकता हूँ इस तरह से, राइट।
ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरे ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब यहाँ पे क्या होता है फिर, ये कार्बन और हाइड्रोजन वैसे के वैसे रह गए, बीच में डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब H प्लस कहाँ पे प्रिपेयर हुआ, H प्लस नीचे प्रिपेयर हुआ यहाँ पे देखो। ठीक है, H प्लस नीचे प्रिपेयर हुआ। अब नेक्स्ट और एक इसका स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ, कैसे, और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, ये 2 हाइड्रोजन का हो गया। अब ये लास्ट वाला ये भी क्या कर सकता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, तो बाकी के 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे, और बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और H प्लस यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। ठीक है, मतलब ये जो इथाइल कैटायन है ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये मिथाइल जो इथाइल कार्बोकैटायन है ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू कार्बोकैटायन, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, मतलब जिसके ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसी स्टेटमेंट में हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का राज भी मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हमें ये बात यहाँ पे पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये पहला कार्बोकैटायन, इसमें तो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होने के लिए 2 कार्बन्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो सकते हैं टोटल, हमने ऑलरेडी ये देखा है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एडजेसेंट कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कितने होंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के पास 6 हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट, टर्शियरी कार्बोकैटायन में ये जो एडजेसेंट कार्बन है उनके पास टोटल 9 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्रिपेयर होंगे। सो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसी की वजह से टर्शरी इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी कार्बोकैटायन, एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो इसकी वजह से ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बढ़ते आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, ये हो जाएगा लास्ट इफेक्ट, चौथा इफेक्ट। ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो ई से दिखाते। इसमें भी 2 टाइप्स पड़ते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू विच रिएजेंट अटैच्ड, उसके पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। और माइनस ई इफेक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू विच रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलरेडी पता चल जाता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर होने वाले हैं। यह हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की वजह से पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट का। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस H प्लस, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस Cl माइनस। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक होता है, और H प्लस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसी के पास जाएगा, तो ये इस कार्बन पे यहाँ पे इस तरह से अटैच होता है, और ये सेकेंड कार्बन कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो माइनस ई इफेक्ट का एग्जांपल देखो। इसमें ये ब्रेक ऐसे ही होता है, लेकिन ये जो Cl माइनस है ये इस कार्बन को अटैच नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा कार्बन ढूंढता है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो,
तो ये इस कार्बन को अटैच होता है ये, और नेक्स्ट कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से होती है प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, which electron displacement effect explains the following correct orders of acidity of the carboxylic acids। ठीक है, तो क्वेश्चंस के दो पार्ट है। पहला क्या पार्ट है, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। अभी ये जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप ऊपर जाकर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नीचे दिए गए ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करता है। नीचे दिए गए ऑर्डर्स कौन से, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऑर्डर्स नीचे दिए हुए। ओके, अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज मीन बाय एसिड। ठीक है, एसिड मतलब जो H+ को डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। अब जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, नीचे अगर आपने ऑर्डर देखी तो ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग एसिड पहले दिए हुए, फॉर एग्जांपल Cl3COOH, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, क्वेश्चन ए में। और बी में CH3CH2COOH, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसिड का डिसोसिएशन करेंगे, मतलब H+ को निकाल देंगे और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और उससे देखेंगे कि स्टेबिलिटी हम कौन से फैक्टर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अभी देखो नीचे मैंने डिसोसिएटेड फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए, आप देख सकते हो Cl3COO- ये पहला फॉर्म, Cl2CHCOO- का ये सेकेंड फॉर्म, और ये ClCH2CO- का फॉर्म। अब यहाँ पे हमें O- की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, मतलब जिसमें O- सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। माइनस की स्टेबिलिटी कैसे देखें, जो O- से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जो O- से अपने O- से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे लगेगा -I इफेक्ट। ठीक है, अब पहले स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा तो यहाँ पे Cl क्या कर रहा है, 3 Cl, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आपने देखा तो 2 क्लोरीन है, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कम खींच रहे हैं, तो ये सेकेंड मोस्ट एसिडिक होगा, राइट। ओके, इस तरह से। और थर्ड स्ट्रक्चर में केवल एक ही क्लोरीन है, इसलिए वो सबसे कम एसिडिक होगा क्वेश्चन नंबर ए में। ठीक है, फॉर दैट रीजन द इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट ही आएगा, लेकिन वहाँ पे आता था -I इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे आएगा +I इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे देखो CO- की फिर से हमें स्टेबिलिटी देखनी है, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आ जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और एसिड वीक हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट स्ट्रक्चर में आपने देखा तो ये तीनों के तीनों CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और सबसे ज़्यादा वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल सेकेंड वाला हो जाएगा। अब सेकेंड में देखो तो 2 CH3 है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, CO- को अनस्टेबल करेंगे, तो ये पहले वाले से कम एसिडिक और सेकंड वाले से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही CH3 है, तो वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो बी जो क्वेश्चन है वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, +I।
इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।